नमस्कार दोस्तों, PYSGS अड्डा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने 5 प्रश्नों तक देखा था। आइए अब 6वें प्रश्न से शुरुआत करते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, खरोष्ठी है, अरामाइक है, ब्राह्मी है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की जो हमारी लिपि होगी वो ब्राह्मी लिपि होगी। बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए, तो हमने पहले ही बताया है कि जो मौर्यकालीन अभिलेख हैं वो पाटलिपुत्र से नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा सासाराम और लौरिया, अजयराज और नंदनगढ़ ये तीनों जगह से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए एकदम ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुआ है, बराबर की पहाड़ी से भी प्राप्त हुआ है और राजगृह से भी प्राप्त हुआ है और उपयुक्त सभी से। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कि हमें इसमें सभी जगह से प्राप्त हुए हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 9 है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है मनेर ताम्रपत्र से, मुंगेर ताम्रपत्र से, धर्मस्वामिनी के वृत्तांत से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा मनेर के ताम्रपत्र से। मनेर से ही हमें हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया का मकबरा भी प्राप्त होता है। इसके अलावा ताम्रपाषाण जो युग था उसमें हमें चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर, सारण और मनेर, पटना इस प्रकार के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला जो हमारा है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश से हमें इसमें जो है अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तुगलक वंश के बारे में अगर हम बात करें तो तुगलक वंश की स्थापना हुई थी 1320 में। कब हुई थी? 1320 में। ठीक है, और अगर बात करें कि इसमें जो है इसका संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक और इस वंश का अंतिम शासक था नासरुद्दीन महमूद। और जो इसकी जाति थी वो जाति थी हमारी तुर्क। ठीक है, जो जाति थी वो हमारी थी तुर्क। ठीक है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बतासी-नुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत था। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा तिरहुत। ठीक है, बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम बताइए। तो बिहार आने वाले चीनी यात्रियों में हमारा यहाँ पर हो जाएगा फाहियान भी आया था। ठीक है, उसके अलावा युआन चौंग भी आया था, इत्सिंग भी आया था। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा डी। इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसके अलावा बिहार में आने वाले अन्य यात्रियों के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। मुल्ला तकिया थे जो बिहार में आने वाले पहले मुस्लिम यात्री थे। ठीक है, जो दरभंगा क्षेत्र का विशेष वर्णन किए थे और ये अकबर के शासनकाल में आए थे, मतलब अकबर के समकालीन थे और जौनपुर से बंगाल तक की यात्रा की थी। इसके अलावा युआन चौंग आया था जो हर्षवर्धन के समय में आया था। डायमेकस ये भी बिहार में आया हुआ था और बिंदुसार के दरबार में आया था। इसके अलावा इत्सिंग जो था ये भी 7वीं शताब्दी में आया था। अब्दुल लतीफ़ ये ईरानी था, ये भी आया था। मोहम्मद सादिक, पीटर मुंडी जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, पीटर मुंडी। ठीक है, पीटर मुंडी भी आया हुआ था और ये शाहजहाँ के शासनकाल में आया था 1628 में। मौनरीक आया था 1612 में, ये भी पटना आया था। मनुची आया था 17वीं शताब्दी में। और इसके अलावा ट्रेवेनियस और मुल्ला बहावानी ये ईरान के जो है आने वाले यात्री हैं और ये जमीयतुल हिंद कहे थे पटना को और यहीं पर आकर बस गए थे। अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। तो बिहार आने वाला जो हमारा प्रथम विदेशी यात्री था वो मुल्ला तकिया था। ठीक है, उसके अलावा अगला क्वेश्चन अगर देखें तो निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था। तो देखिए हमने इसमें सबका नाम बताया है लेकिन फ्रांस बर्नियर का नाम हमने ऊपर नहीं बताया। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो फ्रांस
बर्नियर हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस बर्नियर जो था ये नहीं आया हुआ था। बहारी अस्ताने गैबी किसकी रचना है? तो ये जो रचना है वो मिर्जा नाथन की है। ठीक है। मध्यकालीन मिथिला के क्षेत्र के स्रोत महत्वपूर्ण क्या है? तो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर या उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो हमारी कीर्तिमाला और कीर्ति पताका है, ये जो हमारी रचना है वो विद्यापति जी की है। किसकी है? विद्यापति की, विद्यापति। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारी एक और पुस्तक का नाम लिखा है वर्ण रत्नाकर, तो वर्ण रत्नाकर हमारी जो हो जाएगी ये ज्योति ठाकुर की है। किसकी है? ज्योति ठाकुर की है। ठीक है, ज्योति ठाकुर की है। और ये ज्योति ठाकुर की है और ये किस प्रकार की है? तो ये जो है वो मिथिला भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? मिथिला भाषा में, यानी कि मैथिली में लिखा हुआ है। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो अभी हमने ऊपर बताया है कि हमको चिरान से भी मिले हैं, चेचर से भी मिले हैं और मनेर से मिले हैं। तो यानी इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगर आगे बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बिहार कालीन, ठीक है, मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ से मिले? तो इसमें लौरिया अजयराज से भी मिला है, लौरिया नंदनगढ़ से भी मिला हुआ है, रामपुरवा से भी मिला हुआ है, और यानी कि इसमें जो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे वो ऑप्शन डी होगा, जो सभी में सही होगा। ठीक है। बिहार के गया जिले के अपसरण से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है? तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववरनाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वह है मौर्य काल में। ठीक है। उसके बाद में फिर नंद वंश में, और उसके बाद से फिर हमारा हो जाएगा गुप्त युग के बारे में या परवर्ती वंश के बारे में। तो इसमें जो होगा देवनाग, ठीक है, के अभिलेख परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय से मिलता है। तो जो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हमारा होगा परवर्ती। ठीक है, परवर्ती परवर्ती गुप्त वंश के बारे में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पाल शासकों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर अभिलेख से। ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर तो महिपाल प्रथम के नालंदा मुजफ्फरपुर अभिलेख से। तो इसमें हमें सभी जगह से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला हमारा है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो अथर्ववेद हो जाएगा। इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो अथर्ववेद हो जाएगा। और अथर्ववेद को ही सबसे नवीनतम वेद की संज्ञा दी जाती है। वेदों की जो कुल संख्या है वो 4 है। वेदों की जो कुल संख्या है वो हमारा 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, उसके अलावा यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। जो ऋग्वेद है उसके जो ज्ञाता हैं यानी जो उसको पढ़ते हैं उनको होत्र या होता कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो हमारा यजुर्वेद है उसके जानकार को अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे सामवेद है उसको उद्गाता, मतलब उद्गाता जो होते हैं उसको करने वाले उनको उद्गाता कहा जाता है। ठीक है। और जो हमारे अथर्ववेद को पढ़ते हैं उनको ब्रह्मा कहा जाता है या ब्रह्म कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमें मिलती है उत्तर निकाय से। कहाँ से मिलती है? उत्तर निकाय से। अच्छा, बिहार में कितने 16 महाजनपद जो होते हैं उनमें से कितने महाजनपद बिहार में प्राप्त हुए हैं? तो 3 महाजनपद प्राप्त हुए हैं। वो 3 महाजनपद कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला हमारा था अंग। कौन सा था? अंग हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा हमारा अगर बात करें तो मगध हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मगध हो जाएगा। और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा है लिच्छवी है। ठीक है। कौन सा है? लिच्छवी है। तो ये 3 जो थे वो हमको कहाँ से प्राप्त हुए थे? बिहार से प्राप्त। अगला हमारा प्रश्न है नालंदा के सराय टीला के उत्खनन से प्राप्त हुआ। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ था? मौर्य युग का बौद्ध विहार, गुप्त काल का मंदिर, पाल काल का बौद्ध विहार या शुंग वंश
का बौद्ध विहार। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पाल का बौद्ध विहार। अच्छा, पाल वंश जो है इसका संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था गोपाल। कौन था? गोपाल। कौन था? गोपाल था। ठीक है। इसके अलावा अगर अन्य बात कर लें तो पाल वंश में एक महान शासक हुआ था जिसका नाम था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल। तो जो धर्मपाल था इसने विक्रमशिला, ठीक है, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, इसने विक्रमपुरा विश्वविद्यालय की। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीघ निकाय से जानकारी मिलती है। मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मौर्योत्तर बिहार के बारे में, उपयुक्त ए और बी दोनों के बारे में, या ना ही एक और ना ही बी के बारे में। तो देखिए, मगध के राजतंत्र और वैशाली के गणतंत्र के बारे में भी मिलता है और मौर्योत्तर बिहार के बारे में। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरावेत्ता कौन थे? मार्टिन व्हीलर, दयाराम साहनी, विलियम जोन्स या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। और अलेक्जेंडर कनिंघम को ही पुरातत्व का जनक कहते हैं भारत में। यानी भारत में पुरातत्व के जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। और इन्होंने कब इसकी स्थापना की थी? तो 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो पुरातत्व जो हमारा विभाग है इसका मुख्यालय जो है देहरादून में है। कहाँ है? देहरादून में। ठीक है, तो देहरादून में। अच्छा पूछे भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो भी हमारा हो जाएगा देहरादून। अगला है नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? आर ब्रूसफूट ने, कनिंघम ने, व्हीलर ने या फिर मैकेंजी ने। तो जो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा वो कनिंघम ने। वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोधगया मंदिर की भी खोज की थी। ठीक है, ये बात हम पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की केसरिया स्तूप की, लौरिया अजयराज की या बासड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की। उपयुक्त सभी। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी की। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, विदेह के राजा जनक ने निष्क या स्वर्ण या शतमान उपहार में दिए या कहाँ वर्णित है? तो इस बात का जो उल्लेख है वो हमारे यहाँ कहाँ किया गया है, इस बात को पूछा जाता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में, शतपथ ब्राह्मण में या फिर छांदोग्य उपनिषद में, उपयुक्त में कोई नहीं। तो ये हमारा जो पूछा गया है वो बृहदारण्यक उपनिषद में हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आज 25 प्रश्नों को देखा। ऐसे 25-25 प्रश्नों की श्रृंखला आपकी लगातार जारी रहेगी और फिर हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।